क्या चल रहा था आप लोगों का? राष्ट्रपति हो गया था। हाँ चलो, विवेकाधीन तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपातकालीन तो पूरा आपातकाल पढ़ लेते हैं यहाँ पे, है ना। इमरजेंसी पूरा क्वेश्चन बनता है। आज बात करते हैं आपातकाल। तो देखिए, जो आपातकाल है, इमरजेंसी है, ये हमारे संविधान के अगर बात करते हैं तो संविधान के भाग 18 में है बच्चे। कौन से भाग में? आपातकाल की शक्ति तो है ही खैर, लेकिन आपातकाल संविधान के कौन से भाग में है? तो याद रखना, आपातकाल हमारे संविधान के भाग 18 में है। कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है ना कि आपातकाल संविधान के किस भाग में? भाग 18 में है। और आपातकाल संविधान में जो भाग 18 में है, इसका प्रावधान मेरे संविधान के आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक मिलता है। मतलब ये भाग 18 में 352 से 360 तक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो आपातकाल है, इमरजेंसी है, भाग 18 में, ये भी राष्ट्रपति की एक आपातकालीन शक्ति है। लेकिन ये आपातकाल जो है, ये कितने प्रकार का है? अगर देश के अंदर कोई गंभीर संकट आ जाता है, और मैं ये नहीं बोला कि आर्थिक आधार पर या किसी भी आधार पर, देश के अंदर कोई गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है, तो गंभीर संकट की स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इमरजेंसी की उद्घोषणाएं करता है। और जो इमरजेंसी है बच्चे, मैं 3 प्रकार से आपको बता रहा हूँ। एक आता है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना। और राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अगर बात करते तो आर्टिकल 352 में है। कौन सा आर्टिकल में है ये? 352 में। दूसरा आता है बच्चे राष्ट्रपति शासन। क्या आता है? राष्ट्रपति शासन। और जो ये राष्ट्रपति शासन है, ये संविधान के आर्टिकल 356 में है। और तीसरा आता है बच्चे वित्तीय आपातकाल। क्या आएगा? वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी। और वित्तीय आपातकाल मेरे संविधान के आर्टिकल 360 में है, ठीक है ना। ये 3 प्रकार से इमरजेंसी लग सकता है, 3 प्रकार से आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रयोग करता है। और ये 3 प्रकार से आप देख रहे हैं कौन कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, दूसरा प्रेसिडेंशियल रूल या प्रेसिडेंट रूल मतलब राष्ट्रपति शासन 356, और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। तो हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, इस समय क्या क्या दशाएं, कैसे लगता है कि, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके? नेशनल इमरजेंसी। जो राष्ट्रीय आपातकाल है, क्या बोला? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है ना। जो राष्ट्रीय आपातकाल है 352 के तहत, मेरे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर माना देश के अंदर कोई गंभीर संकट होता है तो राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणाओं का प्रयोग कर सकता है। लेकिन इसमें याद रखना है, यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है, मतलब राष्ट्रपति को ये लगता है कि देश के अंदर क्या हो रहा है, या तो युद्ध हो रहा है भारत पाकिस्तान किसी अन्य देशों के साथ, या युद्ध के साथ अगर माना कुछ और चीज़ क्या है, या बाह्य आक्रमण कर दिया किसी ने भारत पर, बोले ना, जैसे 1962 में चाइना ने भारत पर बाह्य आक्रमण कर दिया, चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया है। या अगर हम बात करते हैं बच्चे तो एक आता है सशस्त्र विद्रोह, मतलब बोले ना, कौन सा विद्रोह? सशस्त्र विद्रोह। ये 3 चीज़ें ध्यान रखना बच्चे। ये कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि देश के अंदर या तो युद्ध हो रहा है, या फिर कोई बाह्य आक्रमण हो गया है, या फिर देश के अंदर कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया, कोई मतलब हथियारों को लेकर कोई दंगे फसाद हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है बच्चे? मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। देख लो, किसकी लिखित सलाह पर?
अपने मर्जी से नहीं, बल्कि किसकी लिखित सलाह पर? मंत्रिमंडल। आ रही बात समझ में? मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, मौखिक भी नहीं बोलेगा, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति किसकी घोषणा कर सकता है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, इनमें से किसी भी आधार पर। सुन लेना मेरे बात। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर देश के अंदर कोई गंभीर स्थिति हो जाती है, मतलब माना या तो युद्ध हो गया है, या फिर भारत पर किसी ने बाह्य आक्रमण कर दिया है, या फिर देश के अंदर कोई सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, इन तीन में से किसी भी आधार पर अगर ये स्थितियां बन रखी है, कोई भी आधी स्थिति मतलब, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपने मर्जी से नहीं, मंत्रिमंडल मतलब जो कैबिनेट है, प्रधानमंत्री उसका जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है, उसके लिखित सलाह पर वो लिखित रूप से राष्ट्रपति को क्या दे देगा? एक प्रस्ताव दे देंगे कि देश के अंदर इमरजेंसी की घोषणा करो, तभी जाकर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर नेशनल इमरजेंसी की क्या कर सकते हैं? घोषणा कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। बोले ना, कोई दिक्कत तो नहीं? सुनो ना, लिखित सलाह पर, याद रखना किसकी लिखित सलाह पर? ये नहीं है कि डायरेक्ट मोदी जी ने बोल दिया, अकेले लगा दिया, नहीं, वो गया टाइम पहले था, मैं बताऊंगा क्यों हुआ वो, मतलब अभी आप ये समझ जाएगा अभी, ठीक है ना? तो आपको याद रहेगा कितने आधार पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं? इन तीन में से किसी भी कोई घटना, अगर कोई स्थिति अगर बनी हुई है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की क्या कर सकता है? घोषणा कर सकता है। अब देख लो, माना क्या हो गया, माना मैंने कहा कि देश के अंदर युद्ध हो गया है या बाह्य आक्रमण हो गया, मतलब, और बाह्य आक्रमण हो गया है, तो राष्ट्रपति ने तुरंत क्या कर दिया? राष्ट्रीय आपातकाल की क्या कर दी? घोषणा कर दी गई मंत्रिमंडल की सलाह पर। अब जैसे जो राष्ट्रपति ने क्या कर दी बच्चे? घोषणा कर दी। सुन लेना इससे जरा, किसने घोषणा कर दी? राष्ट्रीय आपातकाल की अभी घोषणा कर दी, देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लागू हो या जारी हो, मतलब। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जैसे की है, ये राष्ट्रपति की जो घोषणा है ना, ये केवल 1 माह के लिए जारी हो जाती है। राष्ट्रपति की घोषणा कितने माह के लिए? 1 माह के लिए, कि मतलब 1 महीने तक राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। अभी सुन लेना मेरी बात। तो बताइए, नेशनल इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति की घोषणा कितने माह के लिए? अब जो 1 माह के लिए जारी हो गया, इस 1 माह के अंदर बच्चे सुन लेना मेरी बात, जो हमारी संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, हमारी संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, अब क्या है, इस 1 माह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, सुनना मेरी बात, लोकसभा व राज्यसभा अलग अलग, मतलब अपने सदन में इस आपातकाल का जो प्रस्ताव है, इसको विशेष बहुमत से क्या करेगी? पास करेगी। देख लो बच्चे, किस बहुमत से पास करेगी? विशेष बहुमत। मतलब अलग अलग अपने उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत तथा कुल सदस्य संख्या का बहुमत, मतलब बोले ना। और दोनों ने बच्चे इसे क्या कर दिया? अपने 2/3 बहुमत से, मतलब तो विशेष बहुमत से, सुन लेना मेरी बात, विशेष बहुमत से इसने पहले किया या जिसने भी किया, मतलब अलग अलग दोनों ने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया। और जैसे विशेष बहुमत से बिल पास हो जाता है, वैसे ही दोनों ने अगर कर दिया, वैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह के लिए क्या हो गया? लग गया है, 6 माह के लिए लागू हो गया। बोले ना, मतलब राष्ट्रपति की घोषणा कितने समय तक रहती है, और उस 1 माह के अंदर लोकसभा राज्यसभा को विशेष बहुमत से ये बिल क्या करना पड़ेगा, और पास कर दिया, तो कितने समय के लिए मिनिमम लागू हो गया? 6 माह के लिए। सुन रहे हो ना मेरी बात? बोले, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह के लिए लागू हो गया है। लेकिन इसे आपातकाल को माना 6 महीने होने वाले हैं, और 6 महीने होने वाले, और देखो तो स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई, अभी भी युद्ध की स्थिति, मतलब बोलो ना। तो याद रखना, फिर दोबारा इसे लोकसभा राज्यसभा दोबारा इस बिल को रखेगी और दोबारा विशेष बहुमत से पास करेगी। फिर इसे कितने माह के लिए? 6 माह के लिए और आगे बढ़ाया गया है। बोलो ना, बोलो ना, कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसे 6 माह करके इसे बढ़ाए, ऐसा नहीं लगा सकते कि पूरे 1 साल के लिए लगा दे, 2 साल के लिए नहीं, 6 माह करके
इसे आगे बढ़ाया जा सकता है और मिनिमम 6 माह के लिए लगाया जाता है। मैक्सिमम अगर नेशनल इमरजेंसी आपसे पूछे तो मैक्सिमम क्या होता है, अनंत काल तक के लिए, जब तक स्थिति सुधर नहीं जाती है तब तक लगता रहता है। बोले ना, समझ गए? मतलब आपसे पूछे नेशनल इमरजेंसी मिनिमम कितने समय के लिए, 1 माह मत बोलना, वो तो घोषणा है राष्ट्रपति की, बोलो ना, वो तो तब लगा है, लेकिन मिनिमम कितने माह के लिए, अरे बस। और फिर अगर 6 महीने में स्थिति ज्यों की त्यों है तो दोबारा इसे 6 माह के लिए और आगे बढ़ाया जाएगा, फिर स्थिति ज्यों की त्यों है तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा, बोलो ना। लेकिन जैसे स्थिति नॉर्मल हो जाती है वैसे ये हटा दिया जाता है। लेकिन अधिकतम कितने समय के लिए लागू हो रहा है, अनंत काल तक के लिए, कोई निश्चित समय नहीं है बच्चे। लेकिन राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 साल होता है। सुन रहे हो ना मेरी बात? ये नेशनल इमरजेंसी अधिकतम कोई निश्चित नहीं, जब तक स्थिति सही नहीं होती है, बोलो ना। माना यहां पे क्या हो गया, माना यहां पे ऐसा हो गया कि जैसे राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी तो 1 माह के लिए लग गया अभी, और 1 माह के अंदर इन दोनों को पास करना पड़ता था, बोलो ना, तब 6 माह के लिए लगा। लेकिन क्या हो गया कि राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी और तुरंत लोकसभा भंग हो गई। क्या हो गई भाई? राज्यसभा भंग होती है क्या? बोलो, क्योंकि राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी है, लोकसभा कैसा, अस्थायी है। माना लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई है, अब आपको पता है कि सदन से तो दोनों से पास होना चाहिए। तो याद रखना, अगर ये कंडीशन होती है कि राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी और इस स्थिति समय क्या हो गया, सो लोकसभा भंग हो गई है, तो जब लोकसभा भंग हो जाती है तो इस स्थिति में बच्चे राज्यसभा तो भंग होता नहीं, ये तो 1 माह के अंदर अंदर इसे पास करेगा ही। लेकिन जैसे नई गठित लोकसभा सत्र में चुनकर आ जाती है तो नई लोकसभा नवीन गठन के बाद 30 दिनों के अंदर, गठन से 30 दिनों के अंदर इस बिल को पास करेगी, बोलो ना। माना 2 महीने में चुनाव हो गए, माना अब तीसरे महीने लोकसभा जैसे आती है वैसे इस बिल को पास करेगी तुरंत 30 दिनों के अंदर। मतलब ये कंडीशन है, अगर भंग हो रखी है, नहीं है तो 1 महीने में दोनों को पास करना है, बोलो ना बच्चे, बोले। माना लोकसभा अगर संसद अगर पास नहीं करती तो आपातकाल 1 महीने में खत्म हो जाएगा, 1 महीने तक घोषणा थी, बोलो ना। सुन रहे हो मेरी बात? यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये कंडीशन थी, अगर माना लोकसभा भंग हो जाती है तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति क्या, ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है कि राज्यसभा तो 1 माह के अंदर पास करेगा, लेकिन नई गठित लोकसभा जैसे आएगी वो अपने 30 दिनों के अंदर इसे क्या करेगी, पास करेगी, बच्चे, बोलो ना। तो याद रखना, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए ना। अब देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लग गया है, सुन लेना मेरी बात। अब देश के अंदर जब नेशनल इमरजेंसी लग गया तो यहां पर एक चीज ध्यान देना बच्चे, नेशनल इमरजेंसी जो है इस समय देश में अगर बात करते हैं तो राज्यों में विधानसभाएं कोई भंग नहीं होती है, राज्यों की कार्यपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, क्या हैं, मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं, मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं कब, नेशनल इमरजेंसी के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, बोले ना। सुन रहे हो ना मेरी बात? मतलब अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शासन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अभी किसकी, कि मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की, तो बताइए क्या राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बोलो ना बच्चे, ठीक है ना। लेकिन यहां पे एक चीज जरूर याद रखना कि मेरे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 358 बच्चे, कौन सा है, 358। और 358 क्या कहता है कि अगर देश के अंदर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, बच्चे बोलो ना, एक तो युद्ध के आधार पर और एक बाह्य आक्रमण के आधार, इसके आधार पर नहीं, अगर देश में युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हो जाती है, जैसे राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है, वैसे ही हमारे संविधान का आर्टिकल 19 जो है वो स्वतः ही सस्पेंड हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। बताया था मैंने। मतलब इसको राष्ट्रपति ने क्या सस्पेंड किया? नहीं, ये कैसे हो गया? अपने आप। जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया था ना ये, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। क्या हमेशा के लिए? नहीं, खत्म नहीं हुआ 19, खत्म होने का मतलब तो खत्म, लेकिन वो सस्पेंड हो गया। जब तक इमरजेंसी तब तक वो हमारे 19 वाली स्वतंत्रता गायब है। मतलब तो बताइए कौन सा अधिकार नेशनल इमरजेंसी के समय स्वतः ही घोषणा करते समय सस्पेंड हो जाता है? बोले आर्यवसम। तो ये 358 में लिखा हुआ।
लेकिन याद रखना बच्चे, आर्टिकल 359 में भी लिखा हुआ है कुछ, और 359 में क्या लिखा हुआ है? 359 में लिखा हुआ है कि यदि राष्ट्रपति अगर किसी अन्य मौलिक अधिकार को सस्पेंड करना चाहता है, जरूरत पड़े अगर, 19 तो अपने आप हो रहा है, लेकिन और जितने मौलिक अधिकार हैं, अगर अन्य मौलिक अधिकारों को, अन्य फंडामेंटल राइट को अगर राष्ट्रपति अगर लगे कि कुछ समय के लिए सस्पेंड करना है, क्योंकि बाधा पहुंचा रहा है ये मौलिक अधिकार, मतलब बोलो ना, तो अन्य मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन ये कहता है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। इनको राष्ट्रपति क्या कोई नहीं कर सकता, ये तो हो ही नहीं सकते सस्पेंड। तो बताइए, नेशनल इमरजेंसी के समय कौन से मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं हो सकते हैं? कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? समझ गए ना मेरी बात? बोलो। तो याद रखना कि ये सस्पेंड की जो बात कर रहे थे, ये कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता, ये आप समझ गए बच्चे? बोलो ना, ठीक है ना? लेकिन 20 और 21 कभी भी नहीं होता है। क्या अन्य मौलिक अधिकारों को सस्पेंड हो सकते हैं? कौन कर सकता है? अगर जरूरत पड़े, मतलब माना हो सके कि आर्टिकल 18 माना या 18, 17 माना या 15 माना कोई उल्लंघन कर रहा है, इमरजेंसी लगा हुआ है, तो राष्ट्रपति कुछ समय के लिए उसको सस्पेंड कर सकता है बच्चे। आ रहे बस? जैसे इमरजेंसी हटेगा वैसे यह आर्टिकल अपने अस्तित्व में फिर आ जाएंगे। बोले ना, ठीक है ना? तो इतना ध्यान रहेगा, पहले बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो 368 और 359 में समझ गए, 58 और 59 भी समझ गए ना आप लोग? अब यहां पे एक चीज ध्यान देना बच्चे कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अगर मैं बात करता हूं, जो केंद्र है, आज सेंटर की बात करें, तो यहां पे इतना समझ। अब देखिएगा यहां पे जरा पहले कि नेशनल इमरजेंसी के समय जो 20 और 21 क्या होते हैं, सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, पहले होते थे। लेकिन मेरे संविधान में एक संशोधन हुआ, कौन सा? 44वां। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। और इस समय यह कर दिया गया कि इनको सस्पेंड, ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। बल आ रही बात समझ में? इसलिए आज हम पढ़ते हैं 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। लेकिन आपने देखा कि मेरे संविधान में कितने आधार पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हो सकती है? कौन कौन सा? युद्ध, बाह्य आक्रमण और, लेकिन एक चीज और याद रखना, यहां पे याद रखना सशस्त्र विद्रोह शब्द है ना, लेकिन मूल संविधान जब संविधान बना था तो यहां पे आंतरिक अशांति था। कौन था? आंतरिक अशांति। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि यहां पे लिखा हुआ था कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर, सुनना, सशस्त्र विद्रोह नहीं था मेरे संविधान में। लेकिन हमने 44वां संविधान संशोधन किया, और 44वां संविधान संशोधन के तहत सशस्त्र विद्रोह की जगह कौन सा शब्द, आंतरिक अशांति की जगह कौन सा शब्द जोड़ दिया? बोलो, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया बच्चे। बोलो ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो अगर आपसे पूछे कि आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया है, बोले आर्य बस, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। और इसी संविधान संशोधन के तहत संसद ने एक क्या काम कर दिया बच्चे? संसद ने यह कह दिया है कि जो भी इमरजेंसी लगेगा, राष्ट्रपति घोषणा कर रहा है, अगर उस इमरजेंसी की न्यायपालिका क्या कर सकती है? जांच कर सकती है, पुनरावलोकन कर सकती है। कहीं गलत तो नहीं लगा रहे? क्या अपना मोदी जी अपना मन मोनोपोली तो नहीं चला रहे? तो याद रखना, आपातकाल की क्या हो सकती है? न्यायिक जांच हो सकती है। बोलो बच्चे। तो अगर आपसे पूछे कि आज अगर माना मोदी सरकार अगर कहीं पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो क्या उसकी न्यायिक जांच हो सकती है? बिल्कुल, 44वें संविधान संशोधन के तहत ही कर दिया गया कि उसकी न्यायपालिका क्या कर सकती है? जांच कर सकती है। मतलब कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो बच्चे, समझ गए ना मेरी बात? लेकिन यहां पे एक चीज और ध्यान देना, न्यायिक जांच कर सकते हैं। सशस्त्र विद्रोह शब्द आया था, ये क्यों आया सशस्त्र विद्रोह? मतलब आंतरिक अशांति की जगह क्यों लाया गया इसे? ये इसलिए लाया गया, आंतरिक अशांति का मतलब तो बच्चे देश के माना कहीं भी भारत, देखो एक चीज और याद रखना, 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह भी प्रावधान किया गया कि जो नेशनल इमरजेंसी है, क्या ये पूरे देश में लगेगा या किसी क्षेत्र में भी लग सकता है? तो ये प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत
या भारत के किसी राज्य क्षेत्र में भी कहीं भी लग सकता है। एक छोटे से क्षेत्र में भी लग सकता है, पूरे भारत के अंदर भी लग सकता है। ये प्रावधान है। ये जरूरी नहीं कि पूरे ही देश में लगेगा जीवन, नहीं, कहीं पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में भी लग सकता है। समझ लो ना। ये इसलिए लाया गया। आंतरिक अशांति का मतलब बच्चे, माना आज किसान आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश में, तो ये भी तो अशांति हो गया, बोले ना। और माना मोदी जी चाहे तो इमरजेंसी लगा दे, बोलो, सुन रहे ना मेरे। इसीलिए संविधान में ये कह दिया 78 में मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संशोधन करवाया। उन्होंने कहा आंतरिक अशांति नहीं, ये तो अशांति, तो बेरोजगार संगठन आंदोलन कर रहा था तो देहरादून में भी तो अशांति हो रही थी, लगा दे इमरजेंसी, तब तो हर कोई लगा देगा। इसलिए कहा नहीं, ऐसे अशांतियां तो होती रहती है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह अगर हो रहा है, मतलब जहां हथियारों के साथ दंगे हो रहे हैं, गोलियां वारियां चल रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति है तभी इमरजेंसी लगेगा, बोलो ना। तो इसलिए आंतरिक अशांति शब्द थोड़ा गड़बड़ था, मतलब ये कुछ भी डिफाइन कर सकता था। इसलिए आंतरिक अशांति की जगह क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। समझ गए ना मेरी बात। और आज तक अगर हम बात, हाँ एक चीज और ध्यान देना, यदि भारत या भारत राज्य क्षेत्र में क्या लगा हुआ है, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, बोलो बच्चे। और भारत राज्य क्षेत्र में अगर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हो रखी है, तो इस समय बच्चे माना लोकसभा का कार्यकाल क्या हो गया, पूरा हो गया। लोकसभा का कार्यकाल क्या हो रहा है, पूरा हो गया, 5 साल, मतलब बोले ना कार्यकाल पूरा हो गया है। सुन लेना मेरा, क्या चुनाव होंगे, नहीं। अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया है, लेकिन चुनाव नहीं होंगे बच्चे, क्योंकि इस समय माना 5 साल तो पूरे हो गए और इमरजेंसी लगा हुआ, तो इस समय बच्चे क्या कर सकते, चुनाव तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन संसद इस समय क्या कर सकती है, लोकसभा का जो कार्यकाल है इसे 1 वर्ष के लिए क्या कर देगी, बढ़ा देगी। कितने साल के लिए, माना 1 साल बाद भी इमरजेंसी लगा हुआ अभी भी, तो फिर दोबारा 1 साल के लिए से बढ़ा देगी। मतलब एक बार में केवल कितने साल के लिए बढ़ा सकती है, बोले ना 1 साल के लिए। ये नहीं कि सीधे 2 साल के लिए बढ़ा दो पहले, नहीं। जैसे जैसे स्थिति अनुकूल प्रतिकूल है, वैसे वैसे 1 साल करके इसे लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाती रहेगी, एक्सटेंड करती रहेगी बच्चे, बोलो ना, समझ गए। और 1 साल के लिए बढ़ाती रहेगी, लेकिन जैसे इमरजेंसी हटेगा तुरंत 6 माह के अंदर क्या हो जाएगा, चुनाव करवाया जाएगा। समझ गए ना, 6 माह के अंदर क्या करवाना पड़ेगा, चुनाव करवाना पड़ेगा। समझ गए बच्चे। अब देखिएगा यहाँ पे बात करें कि आज तक भारत में कितने बार नेशनल इमरजेंसी लगा है, 3 बार। अभी तक कितनी बार लगा, 3 बार। 3 बार कब कब, 1962 में पहली बार, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में। बोलिए बच्चे। तो आप देखिएगा कि कितनी बार लगा है। पहला जो आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में, ये डेट है बच्चे कब, 26 अक्टूबर 1962 से लेकर के ये रहा था 10 जनवरी 1968 तक, है ना। 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक, बोलो ना। और ये कब क्यों लगा, इंडिया और चाइना का जब युद्ध हुआ था, भारत पर चाइना ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था बच्चे, बाह्य आक्रमण के कारण, मतलब बोले ना। और अगर आपसे पूछे कि जब इस समय बाह्य आक्रमण के कारण जब युद्ध हुआ, तो बताइए इस समय देश में राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बन गए थे। आ रही बात समझ, कौन बन गए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति थे, मतलब ठीक है ना, पहला आपातकाल। दूसरा कब लगा, 1971 में। और जो 1971 की मैं बात कर रहा हूं, 3 दिसंबर 1971, कितने दिसंबर, और 1971 से कब तक रहा, 1977 तक। और इस समय 1975 से ये समय क्यों लगा था, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना 1971 में, बांग्लादेश को लेकर के। तो इस समय भी पाकिस्तान ने भारत पर बाह्य आक्रमण किया था बच्चे, बोलो ना, समझ रहे हो। और तीसरी बार जो हुआ था बच्चे, ये याद रखना, 26 जून काला दिवस है, 26 जून 1975 से 1977 तक ही। अब बताइए एक ही टाइम पे 2 इमरजेंसी काम कर रहे थे,
कर रहे थे ना। देखिए, एक तो आपका बाह्य आक्रमण के कारण लगा हुआ था 71 से 77, और आंतरिक अशांति के आधार पर लगा हुआ था 1975 से 77। बोलो ना, सुन रहे हो? और इस समय जो 1926 जून को आज काला दिवस के रूप में मनाते हैं हम, क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी ने देश में बिना मंत्रिमंडल की सलाह से, बिना किसी मंत्रिमंडल से, बिना पूछे राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। लेकिन आप तो बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला ऊपर कि बिना मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर लगेगा। मेरे संविधान में नहीं था पहले ऐसा कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा करेगा। बल बोलो ना, मतलब देखिए, इंदिरा जी ने सीधे राष्ट्रपति को बोल दिया। और जब दूसरा इमरजेंसी लगा था, इस समय राष्ट्रपति कौन थे जब दूसरा लगा था बच्चे? 1971 में कौन थे राष्ट्रपति? इस समय बीबी गिरी साहब थे। और जब तीसरा लगा तो इस समय कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। बोलो ना, सुन रहे हो? और इस समय क्या हो गया? जब फखरुद्दीन अली अहमद थे, लेकिन यहां पे याद रखना तीसरा इमरजेंसी दो एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन जब देखा कि इंदिरा ने क्या कर दिया, देश के अंदर आंतरिक दंगे चल रहे थे, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं राजनारायण वगैरह वगैरह पे नहीं जाऊंगा, चुनाव पे फिर बहुत लंबा टाइम एक ही नहीं निपटेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इंदिरा के विरुद्ध बहुत धरने प्रदर्शन चल रहे थे। समय मोनोपोली वाला शासन कर रही थी, उन्हीं के साथ के लोग जयप्रकाश नारायण जी बड़े धरने कर रहे थे, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा ने कहा इंदिरा हटाओ नहीं, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दो बल, है ना। तो यहाँ पे इंदिरा के विरुद्ध चल रहे थे। लेकिन इंदिरा ने बच्चे यहाँ जब इमरजेंसी लगाए ना, इंदिरा की सरकार गिर गई थी। सरकार ने मतलब इंदिरा प्रधानमंत्री के पद से कोर्ट ने हटा दिया था, क्योंकि गलत तरीके से चुनाव जीते थे, सरकारी मतंत्र का प्रयोग किया था इन्होंने, दुरुपयोग किया था। कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हटा दिया। इसने कहा हटा दिया, मैं प्रधानमंत्री तो नहीं रहूंगी, मैं तो, मेरी सीट ही खत्म हो गई लोकसभा की रायबरेली से जो जीती थी, है ना। उसने तुरंत क्या कर दिया बच्चे, उसने कहा 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति अगर सदस्य नहीं है वो 6 माह तक मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। ये तो आपको पता ही होगा। माना मैं अभी कुछ नहीं हूं ना, मैं लोकसभा न राज्यसभा का सदस्य हूं, लेकिन मोदी जी मुझे चाहते हैं तो मुझे 5-6 महीने तक प्रधानमंत्री रह सकता हूं मैं बिना सदन के सदस्य। इंदिरा ने कहा मेरी सदस्यता चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, इमरजेंसी लगा देती हूं, 6 माह तक तो रहूंगी आराम से। बोलो ना, बोले बिना सदन की सदस्यता के। अब इंदिरा ने इमरजेंसी लगा दिया, आंतरिक अशांति का। बोला कि क्यों लगा कि आंतरिक अशांति, सारे मंत्री सोए हुए थे, उनके रात को 12 बजे घोषणा कर रही है, मतलब 10 बजे से प्लानिंग चल रही है। राष्ट्रपति को फोन कर दिया इमरजेंसी लगा दो, क्योंकि उनके विरुद्ध धरने चल रहे थे। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जो लालू प्रसाद यादव जैसे आंदोलन कर रहे थे, अरे मैंने मीसा वाला कहानी आपको बताई थी, है ना। तो ये स्थितियां चल रही थी, लेकिन लगा दिया। सुन रहे हो ना मेरे? मैं अपने को बचाने के लिए मतलब इमरजेंसी लगा रही है। तभी तो 44वां संविधान संशोधन किया, जब जनता पार्टी सरकार मोरारजी देसाई जी, उन्होंने कहा नहीं, आंतरिक अशांति नहीं, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, नहीं तो आंतरिक अशांति तो ऐसे चलती रहती है, इसको हर कोई लगा देगा। सुन रहे हो मेरी बात? बोलो। ये दूसरी बात क्या है, जब पहले क्या था कि इंदिरा ने फोन करके सीधे लगा दिया, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी। बोलो ना, लेकिन क्या लिखा हुआ है? मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। ये कब? 44वां संविधान संशोधन जब किया गया, और ये जोड़ दिया बच्चे, आर्टिकल 352 में ये जोड़ दिया गया है कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं। मतलब जब तक प्रधानमंत्री, उसका जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, मतलब वो जब तक लिखित रूप से प्रस्ताव को राष्ट्रपति को नहीं देते हैं, तब तक राष्ट्रपति उस पर अमल नहीं करेगा। बोले ना, सुन रहे हो? आज मतलब कोई इमरजेंसी लगता है, नेशनल इमरजेंसी, तो राष्ट्रपति को जब तक पूरे मोदी और उसके मंत्रिमंडल का प्रस्ताव, हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव नहीं आता है, तब तक नहीं लगा सकता। क्योंकि इंदिरा से तो उसके मंत्री बड़े नाराज हो गए थे उस समय कि मैडम आपने हमें से नहीं पूछा, हम कैबिनेट मंत्री हैं, आपने अपने मोनोपोली से नेशनल इमरजेंसी लगा दिया, ये गलत है, हमसे क्यों नहीं पूछा गया। इंदिरा हिटलर शासिका थी, है ना, जो चाहती वो करती थी। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में कौन सा शब्द जोड़ दिया गया? वो तो जोड़ा ही है। कौन सा शब्द जोड़ा है? मंत्रिमंडल शब्द। अब मेरे संविधान में कहीं मंत्रिमंडल था ही नहीं, इससे पहले मंत्री परिषद था, जिसमें प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री सब आते हैं, इसको मंत्री परिषद कहते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। लेकिन पहली बार
मंत्रिमंडल शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? पहली बार, कहीं नहीं था और जगह। और मंत्रिमंडल का मतलब क्या होता है? ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, बोले ना, राज्य मंत्री नहीं, उप मंत्री नहीं, बोलो ना, केवल कैबिनेट मिनिस्टर जो विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं, तो उसी को मंत्रिमंडल कहते हैं। तो कहां जोड़ा पहली बार मंत्रिमंडल शब्द? समझ गए ना मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलो, तो ये था बच्चे आपका क्या, नेशनल इमरजेंसी, जिसकी हम बात कर रहे थे। समझ गए? इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, मैं नहीं बताऊंगा अभी, है ना, ठीक है। अगला हमारा दूसरा है बच्चे, कौन सा? राष्ट्रपति शासन। बोलो ना, कौन सा शासन है? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल। मतलब अब देखिएगा राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 356 में। अब यहां पे ध्यान देना, राष्ट्रपति शासन कब लगता है? कहां लगता है? ये देश में, राज्यों में लगता है। अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, अब बताइए, आपसे पूछे कि सर संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब क्या होता है? संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब होता है बच्चे, याद रखना, यह कहता है कि जो आर्टिकल 355 है, कौन सा है? आर्टिकल 355 है। तो 355 और 365 की अगर बात करते हैं तो 355 में लिखा हुआ है कि जो 355 में, पहले ध्यान देना मेरी बात, मैं एक 355 आपको थोड़ा बता देता हूं। आर्टिकल 355 में क्या लिखा हुआ है? 355 में साफ लिख रखा है कि संघ सरकार का दायित्व या कर्तव्य, मतलब मोदी सरकार जो संघ में सरकार है, उसका क्या कर्तव्य होगा बल? तो 355 में लिखा हुआ पहली बात कि वह बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करे। माना उत्तराखंड पर किसी ने अटैक कर दिया है तो संघ सरकार उत्तराखंड की क्या करे बल? रक्षा करे। ये यहां लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार जो है वह बाह्य आक्रमण से किसी राज्य की क्या करे? रक्षा करे बल, उसको सहायता दे, उसका सहयोग करे। मतलब बोलो ना, आरी बस। दूसरा लिखा है कि वह सभी राज्यों में आंतरिक स्थिति में शांति बनाए रखे। मतलब केंद्र सरकार का दायित्व है कि केंद्र सरकार क्या करे? राज्यों में क्या करे? आंतरिक दंगे फसाद, कहीं पे कुछ हो रहा है वहां पे शांति बनाए रखने का काम करे, और करती है बच्चे सारे काम। तीसरा क्या लिखा हुआ है कि राज्यों में संविधान के पालना को सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार कहती है राज्यों को कि आप संविधान के अनुसार कार्य करें, संविधान के विरुद्ध ना जाएं। बल ये देखती है केंद्र क्या राज्य संविधान के अनुसार पालन कर रहे हैं, संविधान के पालन के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बोले ना, ये केंद्र सरकार का दायित्व है। मतलब संघ सरकार का दायित्व कहां है? ये संघ सरकार का दायित्व बच्चे बोलो ना, संघ सरकार का दायित्व क्या है? कि इसका दायित्व है कि वो राज्यों के अंदर शांति बनाए रखे, राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करे, और राज्यों को संविधान के पालन करने के लिए सुनिश्चित करे कि संविधान का पालन करो। मतलब आर्य बात समझ बोले बच्चे। लेकिन 365 में क्या लिखा हुआ है? 365 में लिखा हुआ है बच्चे कि अगर माना राज्य बल, 365 में लिखा हुआ कि अगर कोई राज्य संविधान का पालन नहीं कर रहा है, संविधान के पालन के अनुसार, जो केंद्र ने कहा कि आप संविधान के पालन के अनुसार काम करो, अगर कोई राज्य संविधान का पालन नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में केंद्र वहां मतलब केंद्र सरकार को यह लग जाता है कि संबंधित राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या हो गया? गड़बड़ हो गया, विफल हो गया है। यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार काम नहीं कर पा रही है और संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो वहां पे संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति सुनिश्चित हो जाती है। मतलब केंद्र को लग जाता है, फिर मोदी जी को लग जाएगा कि इस राज्य में संविधान का पालन नहीं हो रहा है, संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो वहां पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है बच्चे, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। मानो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। जब नरेंद्र मोदी जी पंजाब में गए थे, जब कांग्रेस सरकार थी, चन्नी जी की सरकार थी, और गए तो आपने देखा होगा कि वहां पे पुल के ऊपर उन्हें 20-25 मिनट तक रोका गया था। बोलो ना, जब प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा था, प्रोटोकॉल कितना बड़ा वो हुआ, रोका ना, बोलिए, याद होगा आप लोगों को। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो गई, कितना बड़ा मामला चला था। देश का प्रधानमंत्री है बच्चे, मोदी नहीं, प्रधानमंत्री का सवाल है। अगर माना प्रधानमंत्री को अगर कुछ दिन कुछ हो जाता तो आप समझ जाइए कि देश पर बहुत बड़ी आंच आ जाती है।
मतलब मोदी पर नहीं, प्रधानमंत्री देखे, जिस देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है उस देश की जनता कहां से सुरक्षित होगी, मतलब जिनके लिए इतना बड़ा प्रोटोकॉल है। अरे माना आप देखिए संविधान के अनुसार विरुद्ध कार्य कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री का काफिला तो सारे राज्य सरकार तटस्थ रहती है बच्चे की, प्रधानमंत्री आए हैं वो चाहे विरोधी सरकार क्यों ना हो, बोले ना। प्रधानमंत्री तो अरविंद केजरीवाल का भी मोदी जी है, बोले ना, हमारा भी मोदी, सबका प्रधानमंत्री हो, तो वो किसी बीजेपी का थोड़ी ना, प्रधानमंत्री देश का है बच्चे। और माना उनकी सुरक्षा में अगर उस समय कांग्रेस सरकार, राज्य सरकार का जो प्रोटोकॉल होना चाहिए था, जो व्यवस्थाएं थी, नहीं हो पाए, नहीं किया उन्होंने, कांग्रेस था। इसीलिए अगर माना नरेंद्र मोदी चाहते तो उस समय वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देते तुरंत, क्योंकि ये संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, संविधान का पालना नहीं कर रहे हैं, और ये इस तरह के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, बल्कि वो रामनाथ कोविंद को मिलने भी गए थे उसके बाद जब दिल्ली आए थे अरविंद केजरीवाल, वो नरेंद्र मोदी जी वहां से, लेकिन नहीं लगाए क्योंकि वहां पे तुरंत चुनाव होने थे। नहीं तो बीजेपी नहीं लगाती, ये तो कुछ भी कर देती है ना, लेकिन नहीं लगाए, लेकिन फिर भी माना लगा देती, क्योंकि लिखा है ना, अगर कोई राज्य संविधान का पालन नहीं कर रहा है, संविधान की पालना के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो केंद्र को यह लग जाता है कि यहाँ का संवैधानिक तंत्र कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। 365 कह रहा है आर्यवसम, क्योंकि 355 के तहत राज्य को, संघ को बोल तो रखा कि आप शांति बनाए रखें, बाह्य आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करें, संविधान का पालन कराने के लिए राज्य को सुनिश्चित करें कि आप संविधान के अनुसार काम करो, और नहीं कर रहा तो संवैधानिक तंत्र लगा देंगे। बोलो बच्चे, समझ गए ना? तो एक तो कारण ये था राष्ट्रपति शासन लगाने का। दूसरा मेन कारण क्या जो आपके उत्तराखंड में लगा हरीश रावत के टाइम पे, वो दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि अगर हम बात करते हैं, माना चुनाव हो गए विधानसभा के, क्या हो गए? विधानसभा के क्या हुए हैं? चुनाव। सुन लेना बच्चे, और विधानसभा के जब चुनाव हुए हैं, माना विधानसभा का क्या आ गया है? रिजल्ट आ गया है। मैं उत्तराखंड की बात कर लेता हूं। रिजल्ट आने पर माना क्या हो गया? या तो यहां पे क्या हो गया बच्चे, माना बीजेपी के 33 विधायक आए हैं, कांग्रेस के 34 विधायक आए हैं, आम आदमी पार्टी के 33 और 34 कितना हो रहा है? 67, 3 विधायक आए, 70 ही तो उत्तराखंड में। अब माना यहां पे बीजेपी के कितने थे? 33। क्या कोई सरकार बनाने लायक है? क्या बहुमत में आया कोई? नहीं। कितना चाहिए? 36, आधे से अधिक, 70 का बोलो ना। अब क्या होगा बच्चे? गठबंधन से सरकार बनानी पड़ेगी। अब कौन गठबंधन? बीजेपी और कांग्रेस तो मिलकर बनाएंगे नहीं। अब आम आदमी की पार्टी को खरीदने को लगेंगे दोनों, कांग्रेस और बीजेपी। इधर से राहुल गांधी, उधर से अमित शाह, मोदी, है ना, बोले ना। लेकिन अब तुम्हें पता है केजरीवाल तो अमित शाह को तो तब ना दे समर्थन कि तुमने मेरा मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, तुम हमारे पीछे पड़े हुए। वो किसके साथ गठबंधन बनाएगा? सिंपल सी बात है। लेकिन माना अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समर्थन दे रही उसे, तब तो सरकार बन जाएगी गठबंधन से। इसी को कहते हैं गठबंधन, मतलब, है ना। चलो भाई, 2 मंत्री आम आदमी के भी बना देते हैं, मुख्यमंत्री कांग्रेस भी कांग्रेस का बने। लेकिन माना क्या हुआ कि अगर गठबंधन की स्थिति नहीं हो रही है तो संवैधानिक तंत्र आ रही है समझ में? या माना क्या हो गया? 35 बीजेपी, 35 कांग्रेस, कोई गठबंधन में कोई बहुमत में आया नहीं, बराबर है। अब यहां भी गड़बड़ हो गया, सरकार कैसे बनेगी? नहीं बन सकती ना। तो यहां संवैधानिक तंत्र कुछ गड़बड़ हो गया है, और इस समय राष्ट्रपति देखेगा, मोदी जी देखेंगे गड़बड़ हो गया, सरकार नहीं बन रही, दोबारा चुनाव होंगे अब, इसलिए तुरंत यहां पे क्या कर देंगे? राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तब तक बोलो ना, सुन रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये स्थितियां जब होती है तभी राष्ट्रपति शासन लगता है। मतलब मैंने सीधे सीधे बात करता हूं, अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और ऐसी सूचना राष्ट्रपति को किसके माध्यम से? राज्य से, राज्यपाल के माध्यम से या अन्य किसी भी स्रोत के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि इस राज्य का संवैधानिक तंत्र गड़बड़ है, तो राष्ट्रपति वहां पे राष्ट्रपति शासन की क्या कर देगा? घोषणा कर देगा। बच्चे बोलो ना, आर्य बसम। लेकिन सूचना किसने दी? राज्यपाल ने। गुरमीत सिंह जी ने कह दिया कि उत्तराखंड का संवैधानिक तंत्र गड़बड़ हो गया है, ये काम नहीं कर पा रही यहाँ की सरकार, क्योंकि ये अल्पमत में आ गई, या अल्पमत में या बहुमत में नहीं है। बोलो ना, सुन रहे ना? तो राष्ट्रपति मोदी जी ने तुरंत राष्ट्रपति को, अब देखो, राष्ट्रपति शासन के लिए कोई लिखित सलाह नहीं देगा। राष्ट्रपति शासन के लिए मोदी जी ने रात को फोन लगा दिया, किसको? द्रौपदी मुर्मू को। अरे मैडम जी, कल उत्तराखंड में राज्य राष्ट्रपति शासन लगा दीजिएगा।
वहां स्थिति गड़बड़ हो गई है। लेकिन उसके लिए क्या था, लिखित सलाह हो रखा हो राष्ट्रीय आपातकाल के। यहां नहीं है लिखित सलाह। बोलो ना बच्चे, यहां तक समझ गए ना मेरी बात, है ना? तुरंत फोन कर दिया, लगा दो वहां पे, क्योंकि वहां का शासन तंत्र गड़बड़ चल रहा है और जब तक अब राष्ट्रपति शासन लगे। बोलो ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, पक्का ना? लेकिन अब यहां पे ध्यान देना बच्चे जरा, यहां पे ध्यान क्या दोगे, जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाती है। किसने घोषणा की? राष्ट्रपति ने। बोले, किसने घोषणा कर दी? राष्ट्रपति ने। और राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी, 356 की घोषणा कर दी उत्तराखंड में। माना अब 356 राष्ट्रपति की घोषणा जो थी, ये 2 माह के लिए जारी हो गई। कितने माह के लिए? सुन लेना भाई, वो कितने माह के लिए जारी हो रही थी राष्ट्रपति की घोषणा, नेशनल इमरजेंसी? ये 2 माह के लिए हो गया, है ना? अब इन 2 माह के अंदर, सुन लो, ये 2 माह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों इस राष्ट्रपति शासन से संबंधित विधेयक को क्या करेंगे बच्चे? पास करेंगे। बोले ना? तो ध्यान रखना कि अगर इन 2 माह के अंदर संसद क्या करती, दोनों सदनों में इस विधेयक को क्या करेगी। लेकिन वहां भी तो हो रहा था ना 1 माह के अंदर, लेकिन किस रीति से हो रहा था वहां? विशेष। लेकिन यहां पे साधारण बहुमत। समझ गए? बोले कैसे बहुमत? अगर संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इन 2 माह के अंदर जो घोषणा राष्ट्रपति ने की है, इन्हीं के अंदर अगर 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से बिल पास कर देते हैं, तो उसी समय 6 माह के लिए क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लागू हो गया। लग गया 6 माह के लिए। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो बच्चे, 6 माह के लिए लग गया। लेकिन अगर 6 माह बाद, ये 6 महीने होने वाले हैं और स्थिति बच्चे ज्यों की त्यों बनी हुई है, अभी भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है, तो फिर दोबारा इसे संसद क्या करेगी? 6 माह के लिए और आगे बढ़ा देती। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। कितने साल के लिए लग गया अब? 1 साल। बोलो ना, 6 माह के लिए और बढ़ा दिया था ना? बोलो बच्चे, 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लग गया। माना 1 साल होने वाले हैं, 6 माह पहले, 6 माह दोबारा, और स्थिति फिर भी जैसे कि तैसी है। लेकिन 1 साल से अब आगे अगर राष्ट्रपति शासन बढ़ाना है, तो इसके लिए 2 शर्तें चाहिए बच्चे, तभी बढ़ेगा। इसके लिए 2 शर्तें क्या होनी चाहिए? नंबर 1 बात कि अगर देश में या भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी अगर आर्टिकल 352 कहीं लागू है, माना भारत में अगर क्या लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है कहीं या भारत में, बोलो ना, तो इस समय बच्चे क्या होगा? चुनाव तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा इस समय क्या हो जाएगा? फिर इस समय फिर 1 साल के लिए आगे 6 माह के लिए और बढ़ाया जाएगा। इससे मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए राष्ट्रपति शासन 2 कंडीशन में बढ़ाया जाता है। अगर भारत में कहीं क्या लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो रखी है, या दूसरा कारण इनमें से क्या होना चाहिए, या तो ये हो, या फिर माना राष्ट्रपति ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूछ लिया, भारत के निर्वाचन आयोग को, क्या उत्तराखंड में चुनाव हो सकते हैं विधानसभा के भी, और निर्वाचन आयोग ने बोल दिया कि हो सकता है, कि अभी नहीं हो सकता, अभी कुछ बिजी हैं, जो भी है। मतलब अगर इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया कि अभी चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो इस कंडीशन में इसे 1 साल से आगे 6 माह के लिए और बढ़ाया जाएगा। माना अगर इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया चुनाव हो जाएंगे, तो तुरंत वहां पे चुनाव करवा दो। बोले ना, सुन रहे ना? तो 2 कंडीशन में ही 1 साल से ज्यादा समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगेगा। बोलो ना बच्चे। लेकिन इसे भी कितने? 6 माह के लिए, और 6 माह करके इसे मैक्सिमम 3 साल तक के लिए लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए? 3 साल तक। लेकिन आपने देखा कि पंजाब और हरियाणा के, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य, पंजाब के अंदर तो कंटिन्यू बच्चे 4.5 साल, 4.25 साल रहा। बोले ना? और पंजाब में 87 से लगभग 91 तक रहा राष्ट्रपति शासन। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? भाई संविधान में तो 3 साल से ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां स्थिति नहीं सुधर रही थी, तो यहां पे संविधान में संशोधन करना पड़ा। देखिए ना, 3 साल से आगे बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा पंजाब के लिए। 2 बार 6 माह के लिए बढ़ाया, संशोधन करके बढ़ाया, फिर देखा कि स्थिति फिर भी नहीं हो रही, 3.5 साल हो गए, फिर एक दोबारा संशोधन किया, फिर 6 माह के लिए और बढ़ाया 4 साल,
फिर दोबारा किया, फिर देखो तीन तीन बार चार चार बार संशोधन करना पड़ा पंजाब में, तब जाके बढ़ाया, क्योंकि 3 साल से ज्यादा तो राष्ट्रपति शासन लगता ही नहीं है। आ रही बात समझ में? बोले कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का ना? तो यहां पे यही ध्यान देना है कि जो मैंने कहा कि 6-6 माह करके से बढ़ाया जाता, मैक्सिमम 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन। आ रही बात समझ? लेकिन अब यहां पे एक चीज जरूर याद रखना बच्चे, कि अगर हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा जैसे होती है, घोषणा हुई तो आपने देखा कि 2 माह के अंदर संसद को पास कर दिया विधेयक, तो 6 माह के लिए लग जाता मिनिमम। लेकिन हो सकता है कि इस समय भी लोकसभा भंग हो गई है। क्या हो गया है? इस समय भी लोकसभा क्या हो गई? अगर भंग हो गई तो राज्यसभा क्या करेगा? राज्यसभा तो बच्चे इस विधेयक को क्या करेगा? अपने 2 माह के अंदर ही पास करेगा। लेकिन जैसे नई लोकसभा आएगी वो अपने 30 दिनों के अंदर इस विधेयक को क्या करेगी? पास करेगी। बोलो ना बच्चे, तो 6 माह के लिए लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। आ रही बस। और याद रखेगा कि आज तक अगर मैं बात करता हूं जो राष्ट्रपति शासन है, आप बताइएगा कि भारत में राष्ट्रपति शासन अभी तक बहुत बार लग चुका है। आ रही बस, बोले ना, है ना? तो कई बार लग चुका है क्या राष्ट्रपति शासन? मतलब भारत में सबसे पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1951 में। कहां लगा था? तो याद रखना बच्चे, 1951 में भारत में सबसे पहले कहां लगा? पंजाब के अंदर। सबसे ज्यादा बार कहां लगा? उत्तर प्रदेश और मणिपुर के अंदर लगभग 9-9, 10-10 बार लग चुका है, सबसे ज्यादा बार मतलब। लेकिन सबसे लंबा समय तक कहां लगा? जम्मू कश्मीर के अंदर, एक साथ मतलब जम्मू कश्मीर में लगभग पूरे 5-6 साल तक रखा था। बोलो ना, आर्य वसम। सबसे अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के संविधान में सबसे ज्यादा विवादास्पद आर्टिकल कौन सा है, जो सबसे ज्यादा विवाद में रहता, कौन सा आर्टिकल है? 356 तो है। मतलब आपने देखा कि कहीं पे अगर विपक्ष सरकारें हैं तो वहां पे तो मोदी जी तुरंत लगा देता राष्ट्रपति शासन, जहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। बोलो ना। लेकिन जहां पे बीजेपी है वहां पे चलेगा, चलो सुधारते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आज मतलब क्या था कि जब ये संविधान में 356 रखा जा रहा था तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जब कह रहे थे कई लोग कि यार ये तो बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, ये सो है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा नहीं, इसका हम कम से कम, ये राष्ट्रपति शासन का प्रयोग बल केवल अंतिम विकल्प होगा। मतलब पहले उसे प्यार से सुलझाया जाएगा 355 के तहत। मतलब बोलो ना कि शांति बनाए रखना, सुरक्षा, संविधान, ये वो। लेकिन अगर ज़्यादा ही स्थिति हो जाए तभी यूज करेंगे, लेकिन इसका ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करेंगे। और आज उसी आर्टिकल का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। हरीश रावत के टाइम पे देख लो, उत्तराखंड में भी राष्ट्रपति शासन लगा था, और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 2016 में लगा था बच्चे। 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी थी, प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री मोदी थे, बोल दिया लगा दो, है ना, प्रधानमंत्री की सलाह पर घोषणा कर दी। और घोषणा करने के बाद आपको बताओ कि 11 मई 2016 तक रहा बच्चे, लगभग 45-46 दिन रहा था। कितना? 46 दिन। बोलो ना, रहा ना। राज्यपाल कौन थे उस समय? यहाँ के पॉल थे ना, के पॉल। यहाँ क्यों लगा था राष्ट्रपति शासन? क्योंकि कांग्रेस सरकार थी। हरीश रावत के 9 या 11 मंत्री, विधायक मतलब, टूटकर बीजेपी में चल दिए। तो उधर सरकार अल्पमत में आ गई, बहुमत ना रहा। और जब बहुमत ना रहा तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब बोला कि सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाओ। विपक्ष चिल्ला रहा था, हरक सिंह रावत जो आज इधर आ गया, फिर यही थे उस समय जाने वाले भी है ना, चिल्लाए कि अविश्वास प्रस्ताव लाओ, क्योंकि बजट रखा गया था। गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा अब अगर हम बजट को पास कराने का विधेयक रखते हैं तो विपक्ष में ज्यादा वोट पड़ जाएंगे, सत्ता में कम पड़ जाएंगे, सरकार तुरंत गिर जाती। लेकिन नहीं लाए, बजट को ध्वनि मत से पास करवा दिया। लेकिन जब मामला केंद्र तक पहुंचा, यहाँ पे जब राज्यपाल ने हरीश रावत को टाइम दिया कि आप इतने तारीख तक बहुमत जुटाए, बहुत लंबा टाइम दे दिया। केंद्र सरकार ने देखा कि अभी हरीश रावत इतने तारीख को बहुमत जुटाने वाले, अगले रात को यहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो हरीश रावत चले गए कोर्ट, न्यायिक जांच हो सकती है आपातकाल की। हरीश रावत नैनीताल हाई कोर्ट चले गए कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जब राज्यपाल महोदय ने हमें टाइम दिया था कि इतने तारीख तक आप बहुमत सिद्ध करो, अगर आप सत्ता में हैं तो आप मतलब बहुमत सिद्ध करो भाई, आपके अल्पमत में आ रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा दिया, मोदी ने रातों रात करवा दिया काम तमाम।
करवा दिया तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ साहब थे। के एम जोसेफ ने निर्णय दिया कि केंद्र सरकार को फटकार लगाई, गलत, आपने गलत किया है, आपने कैसे राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जब तक उनको बहुमत ना जुटा पाते अगर तब लगा दो, तब तो रूल है ही, आपने पहले कैसे लगा दिया बहुमत सिद्ध। ये कहा जाता है बच्चे एसआर बोम्मई एक केस है, उस केस में कहा गया कि राष्ट्रपति शासन के लिए जो भी नीति नियंता जो निर्माण कार्य होते हैं, मतलब जो भी बातें होती हैं, ये राजभवन में, राजभवन की दीवारी के अंदर नहीं तय होता है, ये विधानसभा के अंदर बहुमत के आधार पर होना चाहिए कि आर्य बस। तो लेकिन यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया है ना, हरीश रावत की सरकार, फिर कोर्ट ने टाइम दिया फिर हरीश रावत को, तब जाकर हरीश रावत ने बाद में कोर्ट ने टाइम दिया तो बहुमत जुटाए बच्चे, और बहुमत जुटाए तो हरीश रावत दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। अब देखिएगा जब राष्ट्रपति शासन लगता है, सबसे खास बात याद रखना बच्चे कि राष्ट्रपति शासन के समय अगर आपसे पूछा जाता है तो एक चीज याद रखना, मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होते हैं, मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होते, निलंबित नहीं होते, कुछ नहीं, लेकिन राज्यों की विधानसभा क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। मतलब राष्ट्रपति शासन के समय अगर आपसे पूछा जाता है, घोषणा के समय राष्ट्रपति राज्य के मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है बच्चे, माना हरीश रावत सरकार थी तो मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है राष्ट्रपति, बोले ना, या बच्चे राज्यपाल के माध्यम से वहां का शासन चलाया जाता है। माना जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा तो मंत्रिपरिषद क्या हो गई, समाप्त, बोलो ना, मंत्रिपरिषद समाप्त हुई, विधानसभा नहीं हुई थी उस समय, लेकिन अगर चाहे तो कर सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद, हरीश रावत की सरकार समाप्त हो गई, हरीश रावत मुख्यमंत्री से नीचे रोड पे आ गए, फिर गेस्ट फैकल्टी वाले लड़कों के धरने में, आंदोलन में सो रहे थे, सो मतलब उनके साथ जा रहा था जहां जहां धरने हो रहे थे, और जब सत्ता में था तब नहीं जा रहा था, तो मुख्यमंत्री था, है ना। तो इनकी क्या हो गई सरकार, मतलब क्या हो गया, अगर राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति राज्य के मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता, समाप्त कर सकता है, कर दिया। अब माना मंत्रिपरिषद समाप्त हो गई, सरकार समाप्त हो गई, तो काम कौन करेगा अगर 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा, मतलब राज्यपाल के माध्यम से काम करवाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का एजेंट कौन है राज्य में, राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन का मतलब कि राज्यपाल का शासन। अब आपने देखा के पॉल ने उस समय ऐसे काम करवाइए, नए काम तो नहीं हो सकते, खैर वो तो विधानसभा के अंदर लाए जाते हैं, लेकिन ऐसे काम करवाए जो कार्य अधूरे में लटके हुए थे ना, फ्लाईओवर बन रहे थे, काम ही नहीं हो रहा था, बड़ा टाइम लग रहा था, राज्यपाल खुद घूम रहा था उस समय, पूरी सत्ता राज्यपाल के पास थी, सरकार की पावर सारी, मतलब सारे सचिवालय के जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो सब राज्यपाल के अधीन थे, मतलब राज्यपाल उनसे करवा रहा था, चलो ये काम जल्दी करेगा, ये रोड जल्दी बनाए, क्यों अधूरी लटकी हुई है, जल्दी जल्दी करवा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था उस समय, काम बड़े तेजी से हो रहे थे। लेकिन थोड़ा राष्ट्रपति शासन है तो राज्यों शहरों के लिए तो ठीक है, अच्छा काम कर लेंगे, लेकिन और देश राज्य की जनता के लिए सही नहीं है बच्चे। कोई लोकतंत्र, मतलब वहाँ पे मंत्री सरकार कुछ नहीं, क्या करेंगे फिर, बोलो ना, नई योजनाएं नहीं आएगी, वैकेंसी नहीं आएगी, कहाँ से आएगी जब विधानसभा ही नहीं अभी। दूसरी बात कि राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति शासन के समय जो राज्य की विधानसभा होती ना, वो बच्चे विघटित हो सकती है। विघटित का मतलब भंग कर सकते हैं, आर्य बसम, कि जब तक राष्ट्रपति शासन है तब तक तुम्हारी पावर भी गई, और जब राज्य विधानसभा अगर विघटित या भंग हो गई है तो उस समय माना राज्य के लिए कोई कानून बनाना है, कोई नीति बनानी है, तो कौन बनाएगी, संसद। जो राज्य के लिए, देखिए हमारा बजट पास नहीं हुआ था यहाँ पे उस समय फाइनल, लेकिन यहाँ विधानसभा भंग हो गई है, और भंग हो गई तो विधानसभा के अंदर बजट पास होना था ना, लेकिन वो बजट किसने पास किया उत्तराखंड के लिए, संसद में रखा गया, संसद ने पास किया। तो देखो प्रशासनिक कार्यपालिका राज्य सरकार की शक्ति तो राज्यपाल राष्ट्रपति के माध्यम से चलाया जाता है, और विधानसभा की विधायी कार्य किसको चले जाते हैं, संसद के पास चले जाते हैं। जैसे उत्तराखंड के लिए कोई कानून बनाना है, कोई नीति बनानी है, बोलो बच्चे, आर्य वसम। तो यहाँ ध्यान रखना कि विधानसभा भंग भी हो सकती है या निलंबित भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे भंग नहीं हुई, सॉरी यहाँ पे क्या हुई, निलंबित हुई थी, कि जब तक इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन है तब तक विधानसभा कोई काम नहीं कर सकती, सस्पेंड कर रखी थी मतलब उसे। लेकिन निलंबित भी कर सकते हैं कि माना आप देखा कि अब स्थिति ज्यों की त्यों नहीं है, अब चुनाव करवाना है, विधानसभा को भंग कर दो, चुनाव नए करवा दो, बोलो ना बच्चे। लेकिन इस समय राज्यपाल ने पहले बीजेपी को बोला, जब ये इनके पास बहुमत थोड़ा कम दिख रहा था, जब विरोध कर रहे थे कि तुम बना लो सरकार, तुम जुटाओ फिर बहुमत, अगर तुम ही इतना करे कि अल्पमत में हरीश रावत की सरकार, तो तुम ही बहुमत जुटाओ, तुम बनाओ सरकार, लाओ विधेयक। लेकिन बीजेपी ने कहा हम भी नहीं जुटाते। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने कहा कि हाँ 3 महीने बाद तो चुनाव है, थे ना चुनाव विधानसभा के,
कि हम बने 3 महीने के लिए सत्ता में आए और 3 महीने बाद 5 साल के लिए हम हमेशा के लिए बाहर चले गए, इसलिए अच्छा हम नहीं बनते, हम तो प्रॉपर 5 साल के लिए लड़ेंगे चुनाव और बढ़िया से सत्ता में आएंगे, है ना। तो दोबारा जब बहुमत कोर्ट के माध्यम से जुटाया हरीश रावत ने, तो हरीश रावत फिर मुख्यमंत्री बने। बोलो ना बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन आपको पता है कि, तो समझ गए ना कि राष्ट्रपति शासन के समय मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विधानसभाएं भंग होती है, निलंबित भी होती है, बोले ना, विघटित मतलब समाप्त हो सकती है, लेकिन मंत्री परिषद से भी समाप्त हो जाता है। तो याद रखना कौन किसके कार्य करेंगे। तो थोड़ा इसमें जो बताया वित्तीय आपातकाल कल देखेंगे और कल हमारा आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद जो भी है बच्चे, ठीक है ना। एक बार आप ऐसा करना